व्यू 360 में पाकिस्तान में सनती शोबा कुदरती गैस की किल्लत का शिकार, तजारती बरादरी की तशवीश। गवर्नमेंट से बात करते कहते बिजली बहुत है, आप अपने गैस के इंजन बंद कर दें, हम आपको बिजली दे रहे हैं, लेकिन बिजली तो है ही नहीं। आज के डिजिटल दौर में न्यूयॉर्क में एक दुकान कैसे रिवायती मैगजीन्स को जिंदा रखे हुए है। मेरा एम ये होता है कि दे आर नॉट द कस्टमर, पार्ट ऑफ माई फैमिली। और जानेंगे कि बलूचिस्तान की सर्दियों की सौगात खड्डी कबाब कैसे बनते हैं। ये अपना चर्बी में बनता है, इसके साथ मिलावट नहीं है। पहले जो था हम लोग नमक लगाता, अभी लोग मसाला भी पसंद करता है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान की बड़ी सनतों में सबसे बड़ा शुबा टेक्सटाइल का है। 2021 के माली साल में सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के टेक्सटाइल के शोबे ने 15 अरब डॉलर से ज़्यादा की बरामदात की। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी मौसम सरमा के आगाज़ से ही मुल्की बरामदात में सबसे ज़्यादा हिस्सा डालने वाला ये शोबा गैस की किल्लत से दो चार है। एप्टिमा या ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के मुताबिक बरामदात बहाल रखने के लिए LNG की बिला ताअत्तुल फ्राहमी ज़रूरी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कुदरती गैस पर इन्हिसार और गैस की कमी के बरामदात पर असरात के बारे में तफसील जानते हैं समन खान की लाहौर से बनाई गई इस रिपोर्ट में। 206 मशीनें और फी दिन 1,25,000 मीटर कपड़े की पैदावार। कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स के बुनाई के शोबा यानी वेविंग में बैनुल-अक़वामी ऑर्डर्स वक्त पर तैयार करने के लिए 3 शिफ्टें 24 घंटे जोरों शोर से काम कर रही हैं, लेकिन गैस की मौतली जैसे मसाइल उनके काम को मुतासर कर रहे हैं। AC प्लांट स्पेसिफिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करना पड़ता है वेविंग शेड के अंदर। वो बंद हो गया तो दोबारा वो स्पेसिफिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अचीव करने में टाइम लगता होता है। ये लोग फारिग बैठे होते हैं तो कॉस्ट हमें पड़ रही होती है और जो हमने प्रॉफिट प्लान किया होता है इस बिज़नेस का वो हमें अचीव नहीं हो रहा होता। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मुंसलिक अफराद कहते हैं कपड़ा बनाने में गैस, बिजली और पानी सभी यूटिलिटीज़ का हिस्सा अहम है, लेकिन गैस के मुतबादिल ज़राए महंगे भी हैं और दर्जे हरारत बरकरार रखने में गैर मौसर भी। जिस तरह सिंजिंग है, सिंजिंग में अगर गैस नहीं होगी बर्नर ही नहीं चलेगा। जो उसमें फैब्रिक में जो बुर है अगर वो उसको सिंज नहीं करेगा या उसकी सरफेस को क्लीन नहीं करेगा तो वो कपड़ा यूजेबल ही नहीं होगा, उसकी अपीयरेंस ठीक नहीं होगी। इसी तरह डाइंग में प्रोसेस है IR का, इंफ्रारेड ड्रायर्स, उधर भी गैस की यूजेज है। अगर उधर गैस नहीं होगी तो बेसिकली जो माइग्रेशन कंट्रोल है शेड की, कि जी शेड को ड्राई आपने ग्रेजुअल करना है, अगर आप सडन उसे हीट दे देंगे तो वो माइग्रेशन कर देनी है, आपका जो शेड है वो ख़राब हो जाएगा। जहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है वो उसका तक अराउंड 40 to 45% हम इलेक्ट्रिसिटी उससे जनरेट कर रहे हैं, बाकी जो पोर्शन है वो हम हॉट वाटर कर रहे हैं। अब जो एग्जॉस्ट में गैसेज जा रही है अब उसी इंजन से हम स्टीम जनरेट कर रहे हैं, मतलब एक इंजन से एक ही जगह हम गैस दे के सारी चीज़ें जनरेट कर रहे हैं। ये सारी तीनों चीज़ें इंटर कनेक्टेड हैं आपस में, तो ये मतलब अगर गैस बंद होगी तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में कुदरती गैस के ज़खायर सालाना 9% कम हो रहे हैं, जबकि तलब में इजाफा 25 करोड़ मकाब फुट है और 4 अरब 20 करोड़ मकाब फुट गैस की मौजूदा मुल्की पैदावार कम होकर 3 अरब रह गई है, जिसे पूरा करने के लिए पाकिस्तान LNG दरामद भी करता है। लेकिन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन नॉर्थ के चेयरमैन हामिद जमान समझते हैं कि हुकूमत की सतह पर तवानाई की मनसूबाबंदी में कमी है। जब गैस सस्ती थी इन्होंने कार्गोज नहीं बुक किए, अब कार्गो स्किप हो रहे हैं, एक और टर्मिनल नहीं लगाया। जब आप गवर्नमेंट से बात करते कहते बिजली बहुत है, आप अपने गैस के इंजन बंद कर दें, हम आपको बिजली दे रहे हैं, लेकिन बिजली तो है ही नहीं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद को खदशा है कि अगर गैस के बहरान का मुस्तकिल हल ना निकाला गया तो आइंदा महीनों में 40 अरब रुपए की दरामदात कम हो सकती हैं। हामिद जमान इस सनत के बारे में चंद गलत फहमियों को भी दूर करना चाहते हैं। एक गलत कॉन्सेप्ट बनाया गया कि हम लोग बहुत सब्सिडी ले रहे हैं। एक्चुअली हम सब्सिडाइज कर रहे हैं। हमें जो अब $9 में भी गैस नहीं मिल रही और पहले $6.5 में मिल रही थी, वो बाकी तीनों सूबों में $4.5 में मिल रही थी, हम उनको भी सब्सिडाइज कर रहे थे। और जो डोमेस्टिक हैं, जो सबसे बड़े आपके कंज्यूमर हैं, वो $1 पे या उनको तो ऑलमोस्ट फ्री गैस मिल रही होती।
माहिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता 15 बरसों में गैस का कोई नया ज़ख़ीरा दरियाफ्त ना होने से योमिया शॉर्टफॉल 40 करोड़ मकाब फुट तक पहुँच गया है। सरकारी और निजी पार्टनरशिप के मुश्तरका मंसूबे इसके हल की जानिब एक अहम कदम हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का एक प्लेटफॉर्म पर होना भी ज़रूरी है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। इस वक्त हनिया इसाद हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस से मुंसलिक हैं। हनिया, जिस तरह आपने ये रिपोर्ट देखी होगी और ओवरऑल जो क्राइसिस हमें नज़र आ रहा है, टेक्सटाइल सेक्टर ख़ास तौर पे जो कंप्लेन करता नज़र आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें रियलिटी कितनी है? अपग्रेडेशंस हो सकती हैं, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकती हैं ऑप्टिमाइज़ करने को चीज़ें, या ये जनरली इनको इतनी गैस चाहिए अपने कारोबार चलाने के लिए? जी, थैंक यू असद। आई थिंक वो द इंडस्ट्रीज आर नॉट लाइंग, वो झूठ नहीं बोल रहे, उनकी वाकई डिमांड इतनी है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर हम देखें तो गैस फीड स्टॉक के तौर पे भी यूज़ हो रही होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी उनको रिक्वायर्ड होती है अपनी मशीनरी और इक्विपमेंट रन करने के लिए। तो डिमांड जो है वो जेन्युइन है एंड हम चाहते हैं कि ये डिमांड बढ़े भी, बिकॉज हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फ्लरिश करता देखना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली जो एफिशिएंट इक्विपमेंट है वो तो इंस्टॉल की जा सकती है और आई एम श्योर कि इंडस्ट्रीज़ ने ऑप्टिमाइज़ किए हुए हैं अपने प्रोसेसेस, बट वो उससे इतना फ़र्क नहीं आएगा कि शॉर्टेज ख़त्म हो जाए। बिल्कुल मार्केट के अंदर जो हम देख रहे हैं कि अराउंड 1300 to 1900 MMCFT का शॉर्टेज एग्जिस्ट करता है गैस की मार्केट में। तो हनिया, इस वक्त फॉर्मूला है क्या? गैस किस तरह से तकसीम हो रही है पाकिस्तान में? किस सेक्टर को कितनी गैस दी जा रही है? टेक्सटाइल सेक्टर ख़ास तौर पे चूँकि बरामदात में सबसे ज़्यादा हिस्सा टेक्सटाइल का है, तो क्या कोई तरजीह दी जाती है टेक्सटाइल सेक्टर को? जी, जो LNG सेक्टर है, जो LNG आपकी इंपोर्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा जनरल इंडस्ट्रीज़ के पास जा रही हैं पावर प्रोड्यूसर्स के बाद। सो सबसे ज़्यादा आपकी पावर प्रोडक्शन के अंदर जाती हैं आपकी LNG इंपोर्ट्स, उसके बाद आपकी जनरल इंडस्ट्रीज़ आती हैं और फिर फर्टिलाइज़र सेक्टर आता है और इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही टेक्सटाइल आपके सेक्टर भी आता है। और टेक्सटाइल सेक्टर क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री है तो उनको तरजीह दी जाती है कि उनको उनकी गैस ना बंद की जाए। नॉन एक्सपोर्ट जब अगर हम अभी भी देखें तो जो कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब जो अपनी बिजली खुद बना रहे होते हैं, उनको इस वक्त गैस की मुअत्तल की गई है फराहमी, लेकिन एक्सपोर्ट जो सेक्टर है जिसके अंदर टेक्सटाइल सेक्टर आता है उनको फराहम की जा रही होती है। वो अलग बात है कि जब सप्लाई की कंडीशंस ऐसी हैं कि उन तक गैस पहुँच नहीं पाती, उन पर रिस्ट्रिक्शन ना भी हो तब भी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इतनी LNG प्रोक्योर नहीं कर पाती स्पॉट मार्केट के ऊपर। तो ये जो प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड आप बात कर रही हैं, इस पे काफ़ी डिबेट रही पिछले दिनों। LNG की दरामद के हवाले से, कीमतों में इजाफे के हवाले से खासा तनाज़ा बना। क्या ये मनसूबाबंदी का फुकदान है या हुकूमत के पास वसाइल की कमी है? मैं कहूँगी दोनों, मनसूबाबंदी का भी फुकदान है और वसाइल की भी कमी है। मनसूबाबंदी के अंदर जो हमारी दो एंटिटीज़ हैं इस वक्त जो कि प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, PLL इन्वॉल्व है और PSO हमारी जो है पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी है वो इन्वॉल्व है। और इनको डिमांड की आती हैं, प्रोजेक्शंस आती हैं हमारी यूटिलिटी से, SNGPL और SSGC से, और फिर ये आगे प्रोक्योरमेंट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस के अंदर इनएफिशिएंसीज हैं, हमारे पास एक वसाइल की भी कमी है, वो ये कि हमारे पास स्टोरेज रिजर्व नहीं है कि हम गैस को चीप पर ख़रीद के स्टोर कर सकें, और हमारी पाइपलाइन कैपेसिटी भी लिमिटेड है, तो हम स्टोर नहीं कर सकते। हम स्पॉट मार्केट पे डिपेंडेंट हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट जो चल रही होती है हमें उस पर काफ़ी ज़्यादा बाइंग करनी पड़ती है क्योंकि हमारे जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। अनिया, लास्ट पे एक चीज़ पाकिस्तान में मुतबादिल तवानाई के हवाले से अगर आप कुछ हमें बता सकें, कितना काबिल अमल मंसूबा है मुतबादिल तवानाई का, और कोई मुस्बत असर किसी शोबे में इसका नज़र आ रहा है? कितना वक्त दरकार होगा इसके लिए? ओवरऑल सिचुएशन है क्या? इस वक्त अगर हम देखें तो हमारी जो रीन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर की हम बात करें तो इस वक्त 5% जो है पावर प्रोडक्शन जो है वो हमें रीन्यूएबल एनर्जी से मिल रही है। ये इंक्रीज़ करके काफ़ी आगे जा सकती है, अराउंड 10 to 15% हम अचीव कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी अपने जनरेशन मिक्स के अंदर। लेकिन और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा आपकी पावर प्रोड्यूसर पे, जो कि जो पावर प्रोडक्शन जो हमारी है इस वक्त वो भी LNG पे डिपेंडेंट है, वो भी गैस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर हम रीन्यूएबल एनर्जी को इंक्रीज़ करते हैं
तो वो हम फिर गैस फ्री अप हो जाएगी फॉर अदर सेक्टर। सो वहाँ से कुछ तो क्वेश्चन निकल सकता है। बहुत शुक्रिया हनिया इसाद हमसे बात करने का। हनिया इसाद हमसे इस वक्त जो एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में है उस हवाले से बात कर रही थी। पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां सीज़न इस वक्त जो है उसमें कराची किंग्स के अलावा सभी टीमें कम से कम एक मैच तो जीत चुकी। कराची की टीम पहले मरहले में होम ग्राउंड पर तो परफॉर्म नहीं कर पाई, शायद लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम में इस हारने की रिवायत को तोड़ सके। इस पर माहिरीन क्रिकेट की राय समेत पाकिस्तान और दुनिया भर से अहम खबरें और उन पर तज्ज़िये आपको मिलेंगे हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। हमारा तमाम तर कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा। facebook.com/VOA उर्दू, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। आजकल के डिजिटल दौर में रिवायती अंदाज में छपे हुए अखबार या मैगजीन्स पढ़ने वालों की तादाद कम होती जा रही है, मगर न्यूयॉर्क का कासा मैगजीन इस दौर में भी प्रिंटेड मैगजीन पढ़ने वालों के लिए खासी कशिश रखता है। अंशुमन आपने हमें आज एक ऐसे मुनफरिद स्टोर की कहानी सुना रहे हैं जो इस दौर में मैगजीन कल्चर को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। नाजिया हसन की मौसीकी के साथ साथ सैयद खालिद वासिम बचपन से ही मैगजीन्स के दीवाने थे। अपने ना ड्रीम के अंदर ख्वाब में ये दिखता था कि मैं कोई ऐसे मैसी स्टोर पे काम कर रहा हूँ जिसमें मैगजीन 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 मैगजीन, हमेशा मैं पागल हो जाता ड्रीम के अंदर। और इसी ख्वाब को पूरा करते हुए पिछले तकरीबन 22 साल से वो कासा मैगजीन स्टोर में काम कर रहे हैं। कराची से न्यूयॉर्क आकर बसने वाले सैयद खालिद यहाँ अली के नाम से पॉपुलर हैं। कासा मैगजीन के मालिक मोहम्मद अहमद भारत से ताल्लुक़ रखते हैं। जब हमने ये स्कूल लिया तो काफ़ी थोड़े मैगजीन थे, ज़्यादा पेपरों का बिजनेस था। उसके बाद हमने जो लोगों ने मैगजीन पूछते गए, फिर हमने लाते गए, फाइंड आउट किया शॉपिंग में, तो इस तरह से भर दिए कि हम सीलिंग भी यूज़ कर रहे हैं अब यहाँ की। मोहम्मद अहमद न्यूयॉर्क के मशहूर वेस्ट विलेज इलाके में कासा मैगजीन स्टोर के जरिए 1995 से लोगों के मैगजीन पढ़ने के शौक को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पॉपुलर फिल्म, आर्ट, म्यूजिक और फैशन मैगजीन्स के साथ ही कई पुराने और नायाब मैगजीन्स भी रखे जाते हैं। और सिर्फ वेस्ट विलेज ही नहीं बल्कि यहाँ की मैगजीन कलेक्शन को देखने और खरीदने दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं। चाहे ज्यादा मकबूल मैगजीन हो या कम मकबूल, इन्हें खोजने और इनके बीच होने का एहसास बड़ा ही खूबसूरत है। लेकिन स्मार्टफोन्स और आईपैड्स पर अखबार और मैगजीन्स पढ़ने के दौर के आगाज के बाद कासा मैगजीन्स का बिजनेस मुतासिर हुआ है। यंग जनरेशन तो बहुत कम ही रियल मैगजीन पढ़ना चाहते हैं, वो लोग तो अपना फ़ोन ओपन कर लेते हैं। ये हम लोगों का मेजर बिजनेस जो है ओवर 40 to 70 80 ईयर्स वालों का ज़्यादा बिजनेस है हमारा। कोविड की वबा की पाबंदियों से भी कासा मैगजीन्स की सेल्स पर असर पड़ा। लेकिन मोहम्मद और अली कहते हैं कि स्टोर के शुरू के दौर से ही उनका मकसद सिर्फ नफा कमाना नहीं रहा। मेरा एम ये होता है कि दे आर नॉट द कस्टमर, पार्ट ऑफ माई फैमिली। तो चाहे न्यू हो, चाहे वो 20 ईयर से आ रहा हो। और कासा मैगजीन्स के रिश्तेदार यानी वेस्ट विलेज की कम्युनिटी ने भी बुरे वक्त से निकलने में मोहम्मद और अली की मदद की। फिलीपींस से ताल्लुक रखने वाली इलाके की रिहायशी हैप्पी डेविड ने कासा मैगजीन्स की इनफरादियत को इंस्टाग्राम के जरिए दुनिया तक पहुंचाने का जिम्मा लिया। I wanted to showcase them. मैं इन्हें, मोहम्मद और अली को और इनके इर्द गिर्द की कम्युनिटी और उनके ताल्लुक को जीते जागते लोगों की शक्ल में शोकेस करना चाहती थी। यही वो अक़दार हैं जो अभी भी लोगों के दिलों में हैं, बस आपको उन्हें याद दिलाने की ज़रूरत है। वेस्ट विलेज में रहने वाली हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलियन मूर और राइटर माल्कम ग्लैडवेल जैसी कई मशहूर हस्तियों ने भी कासा मैगजीन्स के प्रमोशन में अपना हाथ बटाया। नतीजतन कासा मैगजीन्स की माली मुश्किलात ही दूर नहीं हुई, बल्कि स्टोर एक ब्रांड की तरह देखा जाने लगा। लेकिन वेस्ट विलेज कम्युनिटी के रिहायशियों के लिए कासा मैगजीन्स की असली पहचान अभी भी वही है जो पहले हुआ करती थी। It's an extension of my family. ये मेरे खानदान का हिस्सा हैं। इतने बरसों के दौरान मैं इन्हें और इनके खानदानों को भी जानने लगी हूँ। हम कई मौक़ों जैसे शादियों, जन्मदिन और जनाजों पर इकट्ठे शरीक हो चुके हैं, जैसे किसी भी खानदान में होता है। हिस्पानवी जुबान में कासा का मतलब घर या मकान होता है। इसके मालिक मोहम्मद और अली जिन मुल्कों से आए हैं वो भी कभी एक हुआ करता था। शायद न्यूयॉर्क में कासा मैगजीन्स के जरिए ये दोनों दोबारा उस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने की एक मिसाल कायम कर रहे हैं। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। वी आर द कासा।
हालिया कुछ सालों में फ्रीलांसिंग के रुझान में इजाफा हुआ है। अब पाकिस्तान में भी नौजवानों की एक बड़ी तादाद फ्रीलांस तरीके से काम करती नजर आती है। इस शोबे में दिलचस्पी और कामयाबी को देखते हुए हुकूमत भी सरकारी सतह पर नौजवानों को अपने तौर पर काम करने की तरबियत फ्राहम कर रही है। हुकूमत का फ्रीलांसिंग सिखाने का प्रोग्राम है क्या और नौजवान इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, जानते हैं नवीद नसीम की इस रिपोर्ट में। अगर मैं जॉब ही कर रहा होता तो ये मेरी जो इनकम थी वो जॉब के साथ पॉसिबल नहीं होती। अपने फील्ड को अगर मैं देखूँ तो मैं उससे 5x में उससे ज़्यादा ही कमा रहा हूँ। जो बंदा 70-80% अपने लेक्चर्स ले सीरियस हो के और उसको प्रैक्टिस करे घर जाके, मुमकिन ही नहीं है कि वो पैसे ना कमा सके। दिन फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो वहाँ पे ई-रोजगार का मैंने ऐड देखा। मैंने वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने की टीम ने मेरे से कांटेक्ट किया और वहाँ से मैंने अप्लाई किया और मैं इसके लिए एलिजिबल था। सो क्लासेस मेरी स्टार्ट हो गई। इस प्रोग्राम के ज़रिए 36 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग 45 सेंटर्स हम बना रहे हैं, जिसमें से 41 सेंटर्स जो हैं मुकम्मल हो चुके हुए हैं। प्रोग्राम से अभी तक हमारी 35,000 लोग जो यूथ को हमने ट्रेन किया है, जो कि जिसमें 54% फीमेल पार्टिसिपेशन रेट है, जहाँ पे वो खुद घर बैठ के भी अपने ऑनलाइन जो है पैसे कमा रहे हैं। आपने पहले अप्लाई करना है ऑनलाइन, आपकी उम्र जो है वो 35 साल से कम, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। इसके बाद आपने जब वंस यू अप्लाइड ऑनलाइन तो आपकी शॉर्टलिस्टिंग होती है मेरिट के बेसिस के ऊपर, हर डिस्ट्रिक्ट में जो सीट्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर। वंस यू आर शॉर्टलिस्टेड तो हम आपकी जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि 3 मंथ्स चलती हैं। फ्रीलांसिंग के लिए प्रोफाइल बनाना, क्लाइंट्स ढूंढना ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि द बिगेस्ट कंपटीशन इज़ के अगर आप देखा जाए ग्लोबली फ्रीलांसर्स में खाली पाकिस्तान नहीं है, हमारे नेबर्स में इंडिया, बांग्लादेश एंड ऑल दैट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा है। जो सर्विसेज हम वो $50 में प्रोवाइड कर रहे हैं, वो नेक्स्ट कोई बांग्लादेश या इंडिया से वो $5-10 में प्रोवाइड कर रहा है। पाकिस्तान में जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो सर्विसेज दी जा रही मोस्टली वो तो जो है डिजिटल मार्केटिंग की है, डिज़ाइनिंग की बेसिकली है। उसके बाद वीडियोस के ऊपर बहुत काम है। हमारे प्रोग्राम में जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग है बच्चों ने जो पैसे कमाए वो 385 मिलियन रुपीज़ थे। तकरीबन जो है वो 38 करोड़ रुपया प्रोग्राम के अंदर ही बच्चों ने पैसे कमा लिए थे। और हमने भी रिसेंटली 9,000 स्टूडेंट्स को सर्वे किया था, टेलीफोनिक सर्वे कि आपकी क्या स्टेटस है और क्या आपकी अपडेट क्या चल रही है। तो उसमें से वो अमाउंट बढ़ के 3.5 बिलियन PKR हो गई है। 3.5 अरब भी पैसे कमा चुके हैं लोग पिछले 2-3 सालों के अंदर। पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी खातर खा इजाफा हो रहा है। हम लोग 3 सालों में $800 मिलियन से बढ़ के $1.4 बिलियन पे गए और इस साल जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है उसके मुताबिक हम $2.1 बिलियन पे खड़े हैं। सत्रह साल काया ओवंस अमेरिका की स्कीइंग टीम में शामिल हैं। बर्फ के ढेरों में स्कीइंग के इवेंट्स में हिस्सा लेंगी, जिसे मोगल्स कहते हैं। काय पैदा तो चीन में हुई, लेकिन बाद में एक अमेरिकी जोड़े ने उन्हें गोद ले लिया। अब वो सरमाई ओलंपिक्स में शिरकत के लिए बीजिंग में है। 17 साला काई ओवेंस बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में मोगल स्कीइंग नामी फ्रीस्टाइल स्कीइंग के मुकाबलों में अमेरिका की नुमाइंदगी कर रही हैं। चीन के सूबे अंगुई में पैदाइश के कुछ ही अरसे बाद यतीम हो जाने वाली काई ओवेंस को एक अमेरिकी जोड़े ने 16 माह की उम्र में गोद लिया था। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे वालिदैन ने मुझे गोद दिया, और ये कि वो स्कीइंग को पसंद करते हैं। क्या पता अगर मुझे गोद ना दिया जाता तो मेरा क्या होता। मैं शायद कभी भी अमेरिका ना पहुँच पाती। मैं शायद एक आम चीनी शहरी होती, या अगर मुझे मेरे वालिदैन के अलावा किसी और ने गोद लिया होता तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ होती। काई ओवेंस वेल, कोलोराडो में पली बढ़ी।
उन्होंने बचपन से ही स्कीइंग में महारत हासिल करनी शुरू कर दी थी। अब 17 साल की उम्र में वो बैनुल अक़वामी स्की फेडरेशन की जानिब से वर्ल्ड कप मोगल्स की दर्जा बंदी में 90 नंबर पर हैं। मुझे मोगल स्कीइंग और इसकी ट्रेनिंग करने में बहुत ही मज़ा आता है और एक पेशेवर खिलाड़ी बनने के अमल और अपने करियर से भी मैं बहुत खुश हूँ। और काम से मुताल्लिक़ अखलाक़ी ज़िम्मेदारी की बात है तो मैं सख्त मेहनत करके बेहतर से बेहतर बनना चाहती हूँ। उनके वालिदैन ने हमेशा उनके शौक़ का साथ दिया। उन्होंने पेशा वराना सतह पर मोगल स्कीइंग के लिए मेरे जुनून का साथ दिया है। मेरे अंदर इसके लिए हमेशा से तहरीक मौजूद थी। मुकाबला मेरी फितरत है। मुझे मोगल्स में मुकाबला करना पसंद है, इसलिए उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। टीम यूएसए में उनकी शमूलियत की कहानी एक और स्कीयर आइलीन गू से कुछ मिलती जुलती है, जो कैलिफोर्निया में पैदा हुई और जिनके वालिद अमरीकी और वालदा चीनी हैं। आइलीन गू ने अपने विरसे की वजह से इन खेलों में चीन की जानिब से मुकाबले में हिस्सा लेने का फैसला किया है। काई ओवेंस का फैसला मुख्तलिफ था। मुझे अमेरिका की नुमाइंदगी करने पर बहुत फ़ख्र है क्योंकि मैं यहाँ पली बड़ी हूँ और मैं इसे ही अपना वतन समझती हूँ। मेरे ख्याल में ओलंपिक्स के लिए मुकाबला करने के काबिल होना ही एक गैर मामूली कामयाबी है। मेरे ख्याल में अगर आप उस मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिस पर आपको फ़ख्र है तो यही सबसे अहम बात है। एड्रियाना जंग के साथ मोना काजिम शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका। और शो के आखिर में आपको लिए चलते हैं बलोचिस्तान। जानते हैं कि एक मखसूस रवायती पकवान खड़ी कबाब कैसे बनता है, जिसे सर्दियों की सौगात भी समझा जाता है। इस मज़ेदार डिश को अमूमन दावतों में पेश किया जाता है। कड़ी कबाब सालिम बकरे या दुम्बे को ज़मीन के अंदर दहकते कोयलों के घड़े में दबाकर बनाया जाता है। मुर्तज़ा ज़ाहरी की रिपोर्ट। ये अपना चर्बी में बनता है, इसके साथ मिलावट नहीं। पहले जो था हम लोग नमक लगाता था, अभी लोग मसाला भी पसंद करता है, मसाला भी लगाना है। तो ये हमारा काम है। ये तकरीबन 20-25 साल से हम लोग ये काम करता है। इस बकरे को कट देना है। बकरे को जो कट दिया उसके बाद फिर जो है मसाला लगाना है। 2 घंटे में मसाले में रखना है। फिर जो मसाले में रख दे, फिर जो है तंदूर में आग जलाना है 1 घंटा। जो आग साफ हो गया फिर उसके बाद बकरा उठाना है, थोड़ा आग निकालता है, चादर के ऊपर रखना है, ढकने के ऊपर। फिर उसके बाद जो बकरा दुम्बा डाल दे, फिर चादर उसके ऊपर लगाना है। फिर उसके बाद जो है फिर मिट्टी है, ये मिट्टी जो है मिट्टी 4 तरफ हम लोग लगाना है। फिर इसको 3 घंटे हम लोग तंदूर में देते हैं। फिर माशाल्लाह जो 3 घंटे बाद निकाल दे के बिल्कुल ज़बरदस्त बनाओ। दिसंबर से लेकर फरवरी तक जो ड्यूरेशन है, इस दौरान टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है, तो इस दौरान लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान होता है गर्म खानों की तरफ से। तो लोग कड़ी कबाब की तरफ बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि कड़ी कबाब खा लें, और ख़ास करके ये पार्टीज़ में होता है। बहुत रेयर डिश है जो कि सिर्फ बलूचिस्तान के इलाके में ही मिलता है। और एक्सपीरियंस के हवाले से भी अगर हम देख ले तो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है और यहाँ पे ट्रेंड भी ज़्यादा है इसका। बाहर से आते हैं तो ये एक कल्चरल डिश के तौर पे भी पेश किया जाता है। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और प्रोग्राम पर अपने फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। तब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।